नमस्कार, न्यूज इंडिया 24/7 के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। रायसीना हिल की रेस शुरू हो गई है। मोदी सरकार के कार्यकाल में ऐसा देखा गया है कि उनके फैसले अक्सर लीक से हटकर लिए जाते हैं। अब राष्ट्रपति पद के लिए आदिवासी नेता द्रौपदी मुर्मू का चयन करना इस फैसले का एक और बड़ा उदाहरण है। द्रौपदी मुर्मू झारखंड के आदिवासी समाज से ताल्लुक रखती हैं। हालांकि वो ओडिशा से हैं, उड़ीसा सरकार में मंत्री भी रही हैं। ये इस तरह का पहला फैसला है जहां कोई आदिवासी समाज से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना है। देश की आज़ादी के बाद 75 साल में ये पहला मौका है जब कोई आदिवासी राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बना है और संभावना है कि वो रायसीना हिल पहुंच जाएंगी। इससे पहले पिछली बार रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाया गया जो दलित समाज से संबंध रखते हैं। और उससे पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तो वाजपेयी सरकार के दौरान एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया गया था। ये जी द्रौपदी मुर्मू इस समय संसद भवन में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले संसद भवन पहुंच के महात्मा गांधी की जो मूर्ति है, प्रतिमा है, वहां पे पुष्प चढ़ाए थे। वहां पर भारतीय जनता पार्टी सरकार के जो राज्यों में शासित मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी शासित मुख्यमंत्री, वो भी वहां पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री खुद पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री के साथ साथ कैबिनेट के बड़े मंत्री, दिग्गज मंत्री वहां पर मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा साहब भी वहां मौजूद हैं और कुछ ही देर में उनका नॉमिनेशन किया जाएगा। मोदी सरकार के गजेंद्र सिंह शेखावत जो मंत्री हैं, उन्हें इंचार्ज बनाया गया है पूरे इस इलेक्शन का। इसके साथ साथ उनका नॉमिनेशन पर वो काम करेंगे और आज जब नॉमिनेशन हो जाएगा 50 प्रस्तावकों और 50 समर्थकों के साइन के साथ, इस पर सबसे पहले शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपने साइन किए हैं, दस्तखत किए हैं प्रस्तावक के तौर पर। द्रौपदी मुर्मू दिखाई दे रही हैं आपको। द्रौपदी मुर्मू इससे पहले झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं, ओडिशा सरकार में मंत्री रह चुकी हैं। पिछले साल उनका कार्यकाल खत्म हुआ था और वो इस समय ओडिशा में मयूरभंज में अपना जो जीवन है वहां पर बिता रही थी और समाज सेवा में लगी हुई थी। भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार का ये बड़ा फैसला चौंकाने वाला है, क्योंकि विपक्ष की ओर से यशवंत सिन्हा जो भारतीय जनता पार्टी की वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे थे, विदेश मंत्री और वित्त मंत्री, उन्हें उम्मीदवार बनाया है। वो टीएमसी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, उन्होंने वहां से इस्तीफा दिया और उसके बाद संयुक्त विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया। इंटरेस्टिंग बात है कि यशवंत सिन्हा हजारीबाग से हैं, झारखंड से हैं, और द्रौपदी मुर्मू ओडिशा से हैं और वैसे झारखंड के आदिवासी समाज से उनका ताल्लुक है। तो दोनों लोगों के लिए बड़ा काम है और इसके साथ साथ बड़ी राजनीतिक संकट कई दलों के लिए, कई मुख्यमंत्रियों के लिए हो सकता है। फिलहाल जैसे कि झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है, हेमंत सोरेन विपक्ष के साथ है, यानी यशवंत सिन्हा उनके उम्मीदवार होने चाहिए। लेकिन क्या वो आदिवासी समाज को इग्नोर कर सकते हैं, द्रौपदी मुर्मू को कर सकते हैं, जैसे उड़ीसा में हुआ। उड़ीसा में नवीन पटनायक जो बीजेडी सरकार के मुख्यमंत्री हैं, उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सबसे पहले धन्यवाद दिया नरेंद्र मोदी को और अपना समर्थन उनको जाहिर किया है। हालांकि राष्ट्रपति चुनाव पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद हैं। राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर जितेंद्र मीणा हमारे साथ मौजूद हैं और संदीप मिश्रा साहब जो एडवोकेट हैं वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे और मेरे सहयोगी दीपक चौबे वो हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक, आप पहले दिन से राष्ट्रपति चुनाव को लेकर और भारतीय जनता पार्टी की एक्टिविटीज़ को लेकर नज़र रखते रहे हैं। इस पूरे जो मूव है भारतीय जनता पार्टी का, उसको कैसे देखते हैं? कैसे द्रौपदी मुर्मू का सिलेक्शन हुआ, चयन किया गया भारतीय जनता पार्टी ने? जी देखिए विजय जी, अगर बात की जाए तो बीजेपी का शुरू से रहा है कि वो वोट बैंक देखती है, कहाँ वोट बैंक है। अगर बात की जाए तो इससे पहले जब रामनाथ कोविंद को अपना बीजेपी ने उम्मीदवार घोषित किया था तो दलित एक तरीके से उनको चेहरा बनाया गया था। उसके बाद इस बार जो है महिला को बनाया गया, वो भी आदिवासी महिला को जो उड़ीसा से आती हैं। उसके बाद वो झारखंड की राज्यपाल रही हैं, पार्षद रही हैं, गवर्नर रही है। हालांकि ये सारी चीज़ें अगर बात की जाए तो बीजेपी 2024 को लेकर एक रणनीति बना रही है जिसके तहत इनको उम्मीदवार बनाया गया। बीजेपी चाहती है
दीपक, आपको रोक रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें संसद भवन से आ रही हैं। आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री द्रौपदी मुर्मू के साथ चल रहे हैं, उनके साथ जेपी नड्डा साहब भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता वहां मौजूद हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, ये सभी लोग वहां संसद भवन में अंदर पहुंच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम मुख्यमंत्री उनके साथ चल रहे हैं और अब नॉमिनेशन की यानी नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। आपको सभी मंत्री और ये दिखाई दे रहे हैं, ये संसद भवन के दृश्य थे जब द्रौपदी मुर्मू का कुछ ही देर में ये प्रधानमंत्री के संसद भवन पहुंचने की तस्वीरें हैं। जो प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं, उनके साथ प्रहलाद जोशी मंत्री दिखाई दे रहे हैं, संसदीय मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो वहां पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया वहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से और अब प्रस्तावक के तौर पर तमाम मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी शासित सरकारों के उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, इस समय विदेश में हैं। उन्होंने अपना समर्थन जाहिर किया है और अपनी तरफ से 2 मंत्रियों को डेप्यूट किया है संसद भवन। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एनडीए की उम्मीदवार बनाई गई हैं द्रौपदी मुर्मू। दीपक, क्या आपको लगता है कि वो पूरे वोट को साधने के अलावा जो एनडीए का वोट है, उसके अलावा जो नॉन एनडीए स्टेट्स हैं वहां से आदिवासी कैंडिडेट के नाम पर वोट हासिल कर सकते हैं द्रौपदी मुर्मू? जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अगर बात की जाए तो जिस तरीके से नवीन पटनायक ने कल ही ट्वीट करके समर्थन कर दिया था, उसके बाद उनके 2 मंत्री जो हैं वो प्रहलाद पटेल के प्रहलाद जोशी के यहाँ पहुँचे थे। उसके बाद अगर बात की जाए तो देखिए कल ही हालांकि नाराज़गी थी, हेमंत सोरेन ने भी कह दिया कि हम इनको सपोर्ट करेंगे। उसके बाद कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार से भी फ़ोन पर बात की थी और कहा था कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हम समर्थन किया। तो जो जादुई आंकड़ा है वो तो लगभग अगर बात की जाए तो पार हो चुका है, बस इंतजार रिजल्ट कराएगा, क्योंकि जी जी देखिए, और देखिए मैं आपको बता दूं विजय जी कि अभी जो जी दीपक बोलिए। जी देखिए, अगर बात की जाए तो 4 सेटों में नामांकन दाखिल करेंगी द्रौपदी मुर्मू। पहले सेट में पीएम अमित शाह और जबकि राजनाथ सिंह प्रमुख रहेंगे। अगर दूसरे सेट में बात की जाए तो जेपी नड्डा और सभी मुख्यमंत्रियों को रखा गया है और तीसरे सेट में बीजेपी के सभी अनुसूचित जनजाति सांसद और ज़्यादातर विधायकों के हस्ताक्षर किए गए। वहीं अगर बात की जाए तो बीजेपी के अलावा जेडीयू, आरपीआई, अपना दल, एआईडीएमके और जेजेपी समेत एनडीए के सभी दलों के हस्ताक्षर हो चुके हैं और एनडीए के अलग से जो है वाईएसआर, कांग्रेस के सांसदों ने भी इस पर हस्ताक्षर किए। तो हालांकि जगन रेड्डी ने कल ही ट्वीट करके समर्थन कर दिया था, तो लगता नहीं है, क्योंकि देखिए अब क्या होगा जब द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री के साथ रहेंगे तो विपक्ष को दिखेगा कि हाँ, प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री अमित शाह ये सारे हैं, और क्योंकि अब इनका दौरा होगा, हर राज्य में ये जाएंगी, उसका अपना जी दीपक, आपके पास मैं लौटूंगा आपसे अपडेट लेने के लिए। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट और संविधान विशेषज्ञ संदीप मिश्रा साहब भी जुड़ गए हैं और राजनीतिक विशेषज्ञ डॉक्टर जितेंद्र मीणा जी भी जुड़ गए। आप दोनों का बहुत स्वागत है। मिश्रा साहब, थोड़ा सा मुझे समझाइए संवैधानिक व्यवस्था, क्योंकि राष्ट्रपति का पद ऐसा पद है जो प्रधानमंत्री की तरह नहीं है जो संविधान की शपथ लेता हो। राष्ट्रपति संविधान की रक्षा करने की शपथ लिया करते हैं। पिछला इतिहास अगर हम देखें तो आमतौर पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच एक सामंजस्य बना रहता है। क्या संविधान में जो विशेष अधिकार हैं वो राष्ट्रपति के बाद हम क्या समझते हैं, क्या उम्मीद करते हैं कि एक एक्टिव प्रेसिडेंट मिलेगा? काल से देख रहे हैं राष्ट्रपति का, चाहे हम एपीजे अब्दुल कलाम से शुरू करें तो हम ये देखने को पा रहे हैं कि राष्ट्रपति भवन में जो व्यक्ति सुशोभित हो रहा हो, ये केवल कठपुतला बन करके नहीं आ रहा है, बल्कि वो सक्रिय रूप से देश में ये एहसास करा रहा है जो पूरे देश का राष्ट्रपति है। देखिए, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन की प्रक्रिया है उसमें पूरा ये व्यवस्था की गई है कि राज्यों का प्रतिनिधित्व हो और राज्यों को बराबर महत्व मिले। इसलिए जो है सिंगल वोट ट्रांसफरेबल सिस्टम और एक इलेक्टोरल रेल का कैलकुलेशन किया जाता है, डिवाइड करके उस राज्य की पॉपुलेशन और वहां के विधायकों की संख्या से, जिससे कि उस राज्य को, चाहे छोटा राज्य हो चाहे बड़ा राज्य हो, उसको बराबर का प्रतिनिधित्व मिले और उसकी सहभागिता हो राष्ट्रपति के निर्वाचन में। एक छोटा सा राज्य चाहे सिक्किम हो, चाहे बड़ा सा राज्य उत्तर प्रदेश हो, दोनों के मतों की वैल्यू जो है राज्य के सहभागिता को प्रदर्शित करती है। हमारे जो इलेक्टोरल कॉलेज का निर्माण होता है, तो वर्तमान स्थिति में जो हमारे राष्ट्रपति निर्वाचित हो रहे हैं, चाहे हमने
अपने रामनाथ कोविंद जी को देखा, चाहे एपीजे अब्दुल कलाम जी को देखा, या आज जो हमारी दलित समाज से, आदिवासी समाज से आ रही हैं राज्यपाल उड़ीसा की, अगर ये आती हैं तो निश्चित ही सारे राज्यों को उनको सुनना होगा, देखना होगा, और राज्यों को एक कहते हैं जो भारत संघ का एहसास कराना है, वह राष्ट्रपति का कार्य है। मिश्रा साहब, आपने जो एक बात कही कि सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व मिलता है, हमारा जो पूरा सिस्टम है राष्ट्रपति का इलेक्टोरल सिस्टम जो है उसमें प्रेफरेंशियल वोट्स भी है, वोट वैल्यू भी है, सब कुछ है। आज की तारीख में ऐसा हो रहा है कि इस चुनाव में जम्मू कश्मीर का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाएगा विधायकों के तौर पे, क्योंकि वहाँ विधानसभा नहीं है। ये दूसरा मौका है। पहले एक बार 70s में गुजरात को ये मौका नहीं मिल पाया था। तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्या इसमें कोई व्यवस्था हो सकती थी कि जम्मू कश्मीर हमारा एक बॉर्डरिंग स्टेट है, सेंसिटिव स्टेट है, और उसको रिप्रेजेंटेशन इसमें नहीं मिलेगा विधायकों के तौर पर? अगर कहीं राज्य में विधानसभा नहीं है या राज्य में विधानसभा भंग है या प्रेसिडेंट रूल है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं होगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। और एक चीज कहूँ, केवल और केवल कश्मीर ही नहीं बल्कि संवैधानिक व्यवस्था के नाते पौंडीचेरी और दिल्ली को भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा लेने का हक नहीं है, क्योंकि वो जो है यूनियन टेरिटरी के हिसाब से आते हैं। जी जी। डॉक्टर जितेंद्र मीणा, अभी ये बड़ा मौका है कि जब एक आदिवासी और महिला दोनों हैं हमारी जो प्रतिनिधि बन रही हैं एनडीए की, द्रौपदी मुर्मू, क्या लेकिन आपको लगता है कि इससे दो चीज़ें मैं सवाल करना चाहता हूँ, क्या पॉलिटिकल पार्टीज अपने वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए ऐसा फैसला करती है, और दूसरा ऐसा अपॉइंटमेंट मिलना या ऐसी नियुक्ति होना या नामांकन होना उस समाज को बड़ी ताकत देता है, एक बड़ा बदलाव कर सकता है, ऐसा आपको लगता है? है कि ऐसा जो भी फैसला लिया जाता है वो वोट बैंक को ध्यान में रख करके ही लिया जाता है जी। और इसीलिए क्योंकि आगामी इस साल में अगर हम लोग देखें तो गुजरात और गुजरात के बाद में अगले सालों में हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन सब राज्यों में, ओडिशा, इन सब राज्यों में चुनाव होने हैं। और यहाँ पर अगर एवरेज हम लोग आबादी को देखें तो वो 15% से लेकर के 30% आदिवासी आबादी है। तो इसलिए ये एक नज़र में है। दूसरा ये है कि आदिवासी जो आबादी है वो अभी तक विपक्ष के लिए एक परमानेंट वोट बैंक रही है, लेकिन अब धीरे धीरे उसमें बीजेपी इस सैन लगाती हुई हम लोगों को दिख रही है। और पिछले चुनाव में भी ये था कि लगभग 50% आदिवासी ये नामांकन के लिए पहुंच गए हैं। नामांकन के लिए वहाँ जो नामांकन अधिकारी हैं उनके सामने द्रौपदी मुर्मू और जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठे हुए हैं। अमित शाह और राजनाथ सिंह जी वहाँ दिखाई दे रहे हैं, सभी लोग वहाँ पर मौजूद हैं। जैसा कि मेरे सहयोगी दीपक चौबे ने बताया था कि 4 सेट नामांकन के रखे गए हैं और वो 4 सेट पर द्रौपदी मुर्मू के साइन हैं। अभी वो सारी चीज़ों को चेक करेंगे। इसके अलावा जो हमारे राष्ट्रपति पद के दूसरे उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा, उनके लिए बताया जा रहा है कि वो 27 तारीख को नामांकन करेंगे। एनडीए की तरफ से जो वोट का यदि हिसाब देखें, जिसकी चर्चा अभी जी संदीप मिश्रा जी भी कर रहे थे और मेरे सहयोगी दीपक भी कर रहे थे कि उनके लिए वोट काफ़ी हैं, यानी चुनाव जीतने में अब किसी तरह की आशंका नहीं रह गई है, किसी तरह का कोई शंका या शुबा नहीं रहा है। उनके पास वोट ज़रूरत से ज़्यादा हैं, जो जीतने के लिए वोट चाहिए आधे वोट उससे ज़्यादा हैं, क्योंकि ओडिशा एनडीए के अलावा भी कई दलों ने उनको समर्थन दे दिया है। उसमें ओडिशा सबसे प्रमुख है, जहाँ मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सबसे पहले समर्थन जाहिर किया। वाईएसआर की पार्टी ने भी इसको समर्थन दिया है वहाँ पर, और इसके अलावा नीतीश कुमार ने तो उनको समर्थन पहले दे ही दिया है। हेमंत सोरेन साहब का भी समर्थन वहाँ पर मिल गया है, तो उम्मीद से ज़्यादा वोट मिल रहे हैं। अब ये देखना है कि क्या आगे चलकर विपक्ष ने जिस तरह से कहा है कि व्यक्ति का चुनाव नहीं है, विचारधारा की लड़ाई है, तो विचारधारा की लड़ाई में यशवंत सिन्हा और द्रौपदी मुर्मू के बीच में लड़ाई हो रही है, या भारतीय जनता पार्टी की दक्षिणपंथी विचारधारा और उसके खिलाफ विचारधारा का चुनाव है। हालांकि यशवंत सिन्हा खुद भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विदेश मंत्री और वित्त मंत्री रह चुके हैं। वाजपेयी सरकार में लंबा समय उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में निकाला है। अभी पिछले ही दिनों उन्होंने टीएमसी ज्वाइन की थी और वहाँ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने थे ममता बनर्जी की तरफ से। ये भी एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल इंटरेस्टिंग पहलू है कि जब तृणमूल कांग्रेस ने यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया तो दो उनके खिलाफ रहने वाली पार्टी कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी, उन दोनों ने भी उनका समर्थन किया, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े होकर दिखना चाहती थी। नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यदि ज़रूरत हुई तो 24 जुलाई को वहाँ पर चुनाव होगा और 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति के तौर पर
जो भी उम्मीदवार जीतेगा वो शपथ लेगा। 24 जुलाई तक हमारे मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रहेंगे। राष्ट्रपति जो है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो हमारी सेना के प्रमुख हैं, हमारी संसद के प्रमुख हैं, हमारे राष्ट्र के प्रमुख हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट वो करते हैं, चुनाव के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनका अपॉइंटमेंट वो करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राष्ट्रपति संविधान की रक्षा की, संरक्षण की, परिरक्षण की शपथ लेते हैं। केवल राष्ट्रपति और राज्यपाल 2 पद ऐसे हैं जो संविधान की रक्षा करने की शपथ लेते हैं। बाकी सभी जो पद हैं हमारे यहाँ वो संविधान की शपथ लेते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी राष्ट्रपति पद पर होती है कि वो संविधान की रक्षा करे। लोकतंत्र में कई बार ऐसे संकट के मौके आते हैं जब लोकतंत्र को बचाने के लिए राष्ट्रपति को तमाम विचारधाराओं से अलग होकर एक राष्ट्र प्रमुख के तौर पर और एक संविधान के संरक्षण के तौर पर फैसला करना पड़ता है। हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे मौके आए हैं। कुछ मौके ऐसे भी आए हैं जब राष्ट्रपति ने अपने पद को ना ध्यान में रखते हुए, ऐसा आरोप लगता है, सरकार के दबाव में कुछ फैसले किए। उसमें एक फैसला इमरजेंसी को लागू करने का भी था जो बिना कैबिनेट के अप्रूवल के किया गया आधी रात को, जब फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति होते थे और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री होती थी। एपीजे कलाम साहब ने भी कई बार ऐसे फैसले किए जिससे वाजपेयी सरकार थोड़ा सा मुश्किल में पड़ी। उनके कुछ फैसलों को राष्ट्रपति ने वापस कर दिया। तो भले ही ये कुछ लोग समझते हो कि राष्ट्रपति एक रबर स्टैंप है, लेकिन ऐसे कई मौके आते हैं जब राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ती है, खासतौर से यदि किसी राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लगाने की बात हो, सरकार की बर्खास्तगी की बात हो। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण फैसला अधिकार जो है राष्ट्रपति के पास होता है वो है फांसी की सज़ा पर फैसला करना। आखिरी दरवाज़ा होता है राष्ट्रपति जहां पर फांसी की सज़ा की माफ़ी की सुनवाई की जा सकती है। तो इस तरह से राष्ट्रपति जो हैं, और दूसरा हमारे दुनिया के जो दूसरे देश हैं उनके साथ संबंध बनाने में भी राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और वो हमारे देश के एम्बेसडर होते हैं, हेड होते हैं जो इसको निभाते हैं। तो दोनों मसले पर राष्ट्र के अंदर, राष्ट्र के बाहर राष्ट्रपति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज हैं उनके सिलेक्शन को लेकर भी, मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर भी राष्ट्रपति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। और कई बार जब संसद में कोई बिल पास हो रहा हो तो उस बिल पर भी राष्ट्रपति अपनी रोक लगा सकते हैं। बिल के पास होने के बाद भी जो अधिसूचनाएं होती हैं, जो बात सरकार करती है, उसको लेकर अध्यादेश जो जारी करती है, अध्यादेश पर भी रोक लगा सकते हैं। संविधान के तहत उनको ये अधिकार मिला हुआ है, लेकिन कैबिनेट के साथ ये ना हो कि वो तानाशाह हो जाएं, इसलिए ये एक बैरियर और राइडर भी लगा हुआ है कि अगर दूसरी बार कैबिनेट जो है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है, वो कोई सलाह या कोई एडवाइस वहाँ पर देती है, सिफारिश वहाँ पर करती है राष्ट्रपति के पास, तो उनके पास ये अधिकार नहीं रहता कि वो उस पर अपनी राय रख सकें। ये आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं संसद भवन से न्यूज इंडिया पर, जिसमें सभी लोग वहाँ दिखाई दे रहे हैं। राजनाथ सिंह जी दिखाई दे रहे हैं द्रौपदी मुर्मू के एक तरफ, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जेपी नड्डा साहब हैं, और तमाम भारतीय जनता पार्टी और दूसरे राज्यों के नेता और मुख्यमंत्री मौजूद हैं। योगी आदित्यनाथ भी वहाँ दिखाई दे रहे हैं, अमित शाह साहब भी वहाँ मौजूद हैं। अभी वो जो नामांकन अधिकारी हैं, वो नामांकन अधिकारी जो हैं वो उस पर पूरे जो प्रपोजल है उसको देख रहे हैं, उस पर दस्तखत हो गए हैं, उसके बाद उसको अंतिम सूचना दी जाएगी। संदीप मिश्रा साहब, आपसे समझना चाहता हूं कि इस प्रक्रिया में क्या पोल हो सकती है, क्या कन्फ्लिक्ट हो सकता है, क्या व्यवस्था है ऐसी जिसमें कहीं पर आपको कोई संकट दिखता हो? अभी जब हम ये देख रहे हैं कि सदन के दोनों हाउसेज में, लोकसभा या राज्यसभा, दोनों में हमारा बहुमत है, एक तरह से कहे जो रूलिंग पार्टी है जी, तो ऐसी स्थिति में, और ज्यादातर राज्यों में रूलिंग पार्टी की ही सरकार है, तो जो बेसिक रोल अदा करता है, तो आप तो देख ही रहे हैं कि 773 सांसदों में से जो है हमारी स्ट्रेंथ रूलिंग पार्टी की बहुत ज्यादा है जी। तो ऐसी स्थिति में मुझे कहीं नहीं लगता है कि विपक्ष को पोलिंग में जाना चाहिए, क्योंकि पोलिंग में जाने के बाद आपकी जो असली स्ट्रेंथ है वो सामने आ जाएगी, और हो सकता है विपक्ष का जो एक गुनगुना है वो खुल के सामने आ जाए कि कितनी स्ट्रेंथ है भाई, दो ये सामने आ गई जी। तो बेहतर होगा कि क्योंकि राष्ट्रपति पूरे भारत का होता है, सभी राज्यों का प्रतिनिधि होता है, तो ऐसी स्थिति में जब स्पष्ट है कि यही राज्यपाल मुर्मू ही जीत रही है, तो ऐसी स्थिति में सभी दलों को राज्य, क्षेत्र, भाषा इन सब से हट करके जो है
इनके साथ खड़ा होना चाहिए और कहीं न कहीं निर्वाचन से बचना चाहिए। जी, मेरा ये सलाह देखिए है। प्रधानमंत्री बाकी नरेंद्र मोदी अपना साइन उस पर कर रहे हैं, उनके नामांकन पर उन्होंने अपने साइन कर दिए हैं। प्रस्तावक के तौर पर नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री ने उन पर साइन कर दिए हैं। जी मिश्रा जी। है कि जो राज्यपाल राष्ट्रपति चुने जाते हैं वो राज्यों के प्रतिनिधि हैं और संसद में राज्यों के प्रतिनिधि हैं। जब हम संसद की बात करते हैं तो लोकसभा और राज्यसभा के साथ अगर आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, तो उसमें राष्ट्रपति ही संसद का हिस्सा है। जी, तो संसद के प्रमुख है राष्ट्रपति, तो हाँ प्रमुख है। तो जब संसद कोई भी कार्य करती है तो अंततः वो राष्ट्रपति से ही होके गुजरता है, अंतिम मोहर राष्ट्रपति की ही लगती है। तो ऐसी स्थिति में बड़ा सुंदर दृश्य हम लोग देख रहे हैं कि सारे राज्यों के मुख्यमंत्री आज यहाँ पे उपस्थित हैं। देखिए दक्षिण भारत से भी, तमिलनाडु से भी नेता उपस्थित हैं। इस तरह चाहे जो पूरा भारत का दृश्य दिखाई दे रहा है, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे तमिलनाडु, केरला हो, सभी जगह से लोग आए हुए हैं। डॉक्टर जितेंद्र मीणा, एक चीज संदीप मिश्रा साहब ने कहा कि बहुमत के हिसाब से वोट के आधार पर तो द्रौपदी मुर्मू का चुना जाना तय है। ऐसे में क्या विपक्ष को अपना कैंडिडेट को वापस लेना चाहिए या सर्वानुमति से चुनाव लड़ाना चाहिए कि एक सर्वानुमति का राष्ट्रपति हो, क्योंकि राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र के होते हैं। लेकिन पिछला इतिहास देखें तो केवल नीलम संजीव रेड्डी अकेले राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए हैं। इसके अलावा हर बार राष्ट्रपति पद को लेकर चुनाव हुआ है। और जब हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं तो फिर राष्ट्रपति के लिए भी सर्वानुमति बनाने का जोर क्यों? देखिए, जैसा आप कह रहे थे कि सर्वसम्मति की जो बात है वो डिपेंड करता है कि विपक्ष किस तरीके से सोच रहा है। लेकिन क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो है विपक्ष भी अपना उम्मीदवार दे, इससे कोई जो है ऐतराज नहीं है। लेकिन ये जो पूरा का पूरा डिबेट है, इस डिबेट में हम देखें तो पिछला पूरा इतिहास ये बताता है कि भाई चुनाव होते रहे हैं और इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी सिचुएशन, भले उनकी पोजीशन बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक होना चाहिए, इससे कोई दो राय नहीं। दूसरी चीज जो सबसे जरूरी है वो ये है कि जिस तरीके से पूरा का पूरा विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को जिस तरीके से उम्मीदवार बनाया, उसकी उम्मीदवारी को लेकर के एक पूरा का पूरा सवाल यह है कि किस तरीके से एक पूर्व भाजपाई व्यक्ति जिन्होंने 2018 में भाजपा से अपना इस्तीफा दिया और उसके बाद में जिस तरीके से लेफ्ट पार्टी हो या सेंटर के हो या कांग्रेस हो, तमाम लोगों ने जो है यशवंत सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया। एक ऐसे व्यक्ति को जिसका पूरा का पूरा करियर देखें पिछले 30 साल में वो भाजपा का समर्थक रहा है, भाजपा की नीतियों को आगे बढ़ाता रहा है, भाजपा को एस्टेब्लिश करने में उसका योगदान है। वो उसको जिस तरीके से लाया गया है बीजेपी, वो एक तरीके से कहिए पूरा का पूरा चुनाव ही जो है बीजेपी वर्सेज बीजेपी ही है। दोनों तरफ बीजेपी के लोग हैं। एक का सहमति जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ नहीं है, दूसरे की सहमति, बस इतना ही अंतर है। तो ऐसे में जो आपका बीच में जो सवाल था कि लड़ाई क्या विचारधारा की है, तो विचारधारा की लड़ाई तो कतई नहीं है, क्योंकि खास करके विपक्षियों की ओर से देखें तो उन्होंने विचारधारा की लड़ाई इसको नहीं बनाया। उन्होंने एक कैंडिडेट देखा कि कोई भी कैंडिडेट मिल जाए जो XYZ, उन्होंने इस तरीके से किया है कि कोई भी हो, कैसा भी हो, बस सिर्फ नाम के लिए होना चाहिए। और इस तरीके से उन्होंने ला करके इसको खड़ा किया यशवंत सिन्हा जी को, और वो हम आप सबके सामने जो है जी। बहुत बहुत शुक्रिया मीना साहब आपका भी, मिश्रा साहब आपका भी। दीपक हमारे साथ जुड़े हैं, तो एक लाइन में जानना चाहता हूं कि दीपक, अब क्या होगा? राष्ट्रपति अपने प्रक्रिया के प्रचार के लिए निकल जाएंगे? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा दीपक चौबे जो हैं वो लगे हुए हैं इस पूरी प्रक्रिया को कवर करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है और हमें बहुत जल्दी एक राष्ट्रपति, नए राष्ट्रपति मिल जाएंगे। संभावना है कि द्रौपदी मुर्मू हों। आप हमारे साथ बने रहिए। न्यूज़ इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी है, कहीं मत जाइएगा। अभी हम बड़ी बात करने वाले हैं महाराष्ट्र में जो राजनीतिक संकट चल रहा है उस पर।